सुप्रभात प्यारे बच्चों। हिंदी की इस कक्षा में मैं मोनिका चावला आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ और मेरे YouTube चैनल हिंदी ज्ञान में भी आपका हार्दिक स्वागत है। इस चैनल का लिंक मैं आप सबको आपके WhatsApp पर भेजूंगी। कृपया करके आप उसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाएं ताकि भविष्य में इस चैनल पर डाले गए सभी विषयों का आप लाभ उठा सके। आज का हमारा जो विषय है वो है रचना के आधार पर वाक्य भेद। रचना के आधार पर वाक्य भेद करने से पहले मैं आप सबको बताना चाहूंगी कि जैसा कि हम सब जानते हैं कि वाक्य किस किस से मिलकर बना है। पहले मैं आपको बताऊंगी कि वाक्य क्या है, किससे मिलकर बना है। वर्ण से बना शब्द, शब्द से पद और पद से वाक्य। कहा जाता है कि शब्द और पद एक ही होते हैं। जी हाँ, एक ही होते हैं, थोड़ा बहुत इनमें डिफरेंस होता है। पहले मैं आपको वर्ण के बारे में बताऊंगी कि हम वर्ण किसे कहते हैं। वर्ण हम उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते, जैसे अ, ई, व, च, क, ख आदि। क्लियर है सभी को इतना? इसके बाद मैं आपको बता रही हूँ कि वर्ण क्या है। वर्ण हम उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिनके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते, जैसे अ, ई, व, च, क, ख। अब ये ऐसे वर्ण हैं कि जिनके टुकड़े हम नहीं कर सकते, जिनको हम खंडित नहीं कर सकते। ठीक है, तो इन्हें हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। क्योंकि देखिए अ जो है क्या है, इसके हम टुकड़े कर सकते हैं? नहीं। ई के टुकड़े कर सकते हैं? नहीं। व, च, क, ख आदि के हम टुकड़े नहीं कर सकते। आपने वर्णमाला पढ़ी भी हुई है। वर्णमाला में हमने क्या क्या पढ़ा है? स्वर और व्यंजन। ठीक है ना, स्वर और व्यंजन के बारे में हमने पढ़ा है। वर्ण के बाद आता है, वर्ण से क्या बनता है? शब्द। अब जैसे अ, ई, व, च, क, ख ये हमारे थे वर्ण। अगर हम इनसे शब्द बनाएं, जैसे अ से आम, ई से ईख, ठीक है, व से वक, च से चरखा, क से कमल, ख से खरगोश आदि, तो ये क्या बन जाएंगे? शब्द बन जाएंगे। अब आगे देखिए आप, शब्द क्या है? सार्थक वर्णों के व्यवस्थित समूह को शब्द कहते हैं। सार्थक क्या होता है? सार्थक वे शब्द होते हैं, सार्थक मतलब जिन शब्दों का अपना कोई अर्थ निकले। तो सार्थक वर्णों के व्यवस्थित समूह को शब्द कहते हैं, जैसे सोहन, खीर, मीरा, शतरंज आदि। ये सब क्या है? शब्द है। इनका अपना कोई ना कोई अर्थ है। ठीक है, तो ये क्या है? शब्द है। और सवाल ये उठता है कि शब्द पद कब बन जाता है, कि शब्द जो है वो पद कब बन जाता है? जब कोई शब्द स्वतंत्र ना रहकर व्याकरण के नियमों में बंध जाता है। जब कोई शब्द स्वतंत्र ना रहकर, आजाद ना रहकर व्याकरण के नियमों में बंध जाता है, तब वह क्या बन जाता है? पद बन जाता है। पद बन जाता है। अब व्याकरण के नियम कौन कौन से होते हैं? सवाल ये उठता है कि व्याकरण के नियम कौन से हैं? जैसे कारक, वचन, लिंग, पुरुष इत्यादि में बंध कर शब्द जो है वो क्या बन जाता है? पद बन जाता है। शब्द क्या बन जाता है? पद बन जाता है। ठीक है ना। पहले मैंने आपको बताया वर्ण क्या है? वर्ण हम उस मूल ध्वनि को कहते हैं कि जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, जैसे अ, ई, व, च, क, ख आदि। शब्द क्या होते हैं? सार्थक वर्णों के व्यवस्थित समूह को हम क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं, जैसे सोहन, खीर, मीरा, शतरंज आदि। अब सवाल ये उठता है कि शब्द पद कब बन जाता है? जब कोई शब्द स्वतंत्र ना रहकर, आजाद ना रहकर व्याकरण के नियमों में बंध जाता है, तो वो क्या बन जाता है? पद बन जाता है। व्याकरण के नियम कौन कौन से होते हैं? जैसे कारक, वचन, लिंग, पुरुष इत्यादि में बंधकर शब्द क्या बन जाता है? पद बन जाता है। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल यहाँ पर लिया, सीता गाती है और ईश्वर रक्षा करे। दो उदाहरण मैंने यहाँ पर ली हैं। यहाँ जो सीता है और जो ईश्वर है आदि जो शब्द हैं वो वाक्य में प्रयुक्त होकर किस में परिवर्तित हो गए हैं? पद में परिवर्तित हो गए। ये जो दोनों शब्द हैं सीता और ईश्वर, ये शब्द वाक्य में प्रयुक्त होकर किस में परिवर्तित हो गए हैं? पद में परिवर्तित हो गए। परिवर्तित होता रूप परिवर्तन होना, बदल जाना। ठीक है, आई होप कि आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। क्योंकि यहाँ पर क्या बताया गया है कि सीता और ईश्वर आदि क्या है? शब्द हैं,
और वाक्य में जब ये प्रयुक्त हो रहे हैं तो ये क्या बन गए हैं? पद बन गए हैं, क्योंकि हर एक शब्द क्या है? पद है। हर एक शब्द क्या है? पद है। आपके सिलेबस में ये भी है पद परिचय, उसका ज्ञान भी हम अपने उसमें करेंगे, ठीक है, आपकी व्याकरण में। सीता गाती है, अब यहाँ देखो सीता है, यहाँ क्या है? सीता। ईश्वर रक्षा करे, यहाँ क्या है? ईश्वर। दोनों क्या है? शब्द है। अगर सीता को लिखो अकेले तो ये क्या है? एक शब्द है। ईश्वर को अकेले लिखो तो ये क्या है? एक शब्द है। लेकिन जब मैंने ये वाक्य बना दिया सीता गाती है तो ये क्या बन गया? एक पद बन गया। ये क्या बन गया? एक पद बन गया, ठीक है ना, क्योंकि आदि, यहाँ सीता, ईश्वर आदि शब्द जो है वो वाक्य में प्रयुक्त होकर किस में बदल गए हैं? पद में बदल गए हैं, ठीक है। शब्द क्या है? पद है। अब सीता शब्द है, ठीक है, पद भी है। गाती शब्द भी है, पद भी है। ईश्वर रक्षा, ईश्वर क्या है? शब्द भी है, पद भी है। रक्षा क्या है? शब्द भी है, पद भी है। सिर्फ डिफरेंस इतना है कि जब यहाँ सीता और ईश्वर आदि शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त होते हैं तो वो किस में बदल जाते हैं? पद में परिवर्तित हो जाते हैं। क्लियर है यहाँ तक? तो वर्ण से क्या बनता है? शब्द, और शब्द से क्या बनता है? वाक्य, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अब हम बात करते हैं वाक्य की। अब हम बात करते हैं अपने वाक्य की कि वाक्य क्या है। वाक्य सार्थक शब्दों के व्यवस्थित समूह को वाक्य कहते हैं। सार्थक शब्दों के व्यवस्थित समूह को वाक्य कहते हैं। सार्थक, जिन शब्दों का अपना कोई अर्थ निकले, जिन शब्दों का अपना कोई अर्थ निकले, के व्यवस्थित समूह को, ग्रुप जिसको आप बोलते हैं, क्या कहेंगे हम? वाक्य, सेंटेंस जिसको आप इंग्लिश में बोलते हैं। सार्थक का अर्थ है अपना कोई अर्थ रखने वाला, अपना कोई अर्थ रखने वाला, यानी ऐसे शब्द जिनका अपना कोई ना कोई अर्थ निकल रहा हो। ऐसे शब्द जिनका अपना कोई ना कोई अर्थ निकल रहा हो, वह क्या कहलाता है? वाक्य कहलाता है, ठीक है ना। अब जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, एक वाक्य लिखा, मोहन विद्यालय जाता है। मोहन विद्यालय जाता है। श्याम पढ़ाई करता है। ये दोनों क्या है? वाक्य हैं। इनका कोई ना कोई अपना अर्थ निकल रहा है, ठीक है ना। तो सार्थक शब्दों के व्यवस्थित समूह को वाक्य कहते हैं। सार्थक शब्दों के व्यवस्थित समूह को हम क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। देखो, वर्ण से शब्द बनता है और शब्द से क्या बनता है? वाक्य। वर्ण जैसे अ, ई, उ, शब्द जैसे आम, ईश्वर, ठीक है ना, और वाक्य ईश्वर रक्षा करे। क्लियर सभी को यहाँ तक? वह वाक्य कहलाता है। जैसे मोहन विद्यालय जाता है, शाम पढ़ाई करता है। मोहन विद्यालय जाता है और शाम पढ़ाई करता है, तो ये क्या है? वाक्य है, ठीक है। ये दोनों क्या हैं? वाक्य हैं, सिंपल वाक्य, ठीक है। अब हम बात करते हैं वाक्य के वर्गीकरण की। वाक्य का जो वर्गीकरण है वो हम दो आधार पर कर सकते हैं। फर्स्ट हम कर सकते हैं वाक्य का वर्गीकरण रचना के आधार पर। किसके आधार पर? रचना के आधार पर। सेकंड वर्गीकरण हम कर सकते हैं अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर। क्लियर है इतना आपको? वाक्य का वर्गीकरण हम दो आधार पर कर सकते हैं। फर्स्ट है हमारा रचना के आधार पर और सेकंड है हमारा अर्थ के आधार पर। क्लियर है सभी को आपको? अब मैं आपको बताती हूँ कि कक्षा 9वीं में आप सभी ने अर्थ के आधार पर वाक्य भेद पढ़े थे। आपने पढ़ा था कि अर्थ के आधार पर 8 तरह के वाक्य होते हैं। कितने तरह के वाक्य होते हैं? 8 तरह के। अब कक्षा 10वीं में हम रचना के आधार पर वाक्य पढ़ेंगे। किसके आधार पर पढ़ेंगे? रचना के आधार पर। रचना के आधार पर वाक्य जो है वो 3 तरह के होते हैं। कितने तरह के होते हैं? 3 तरह के। फर्स्ट है हमारा सरल वाक्य, सेकंड संयुक्त वाक्य और तीसरे नंबर पे है हमारा मिश्रित या मिश्र वाक्य। ठीक है, तो वाक्य कितने तरह के होते हैं? 3 तरह के, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्रित या मिश्र वाक्य।
अब है वाक्य के भेदों पर। वाक्य के भेदों पर विचार करने से पहले मैं आपको वाक्य के अंगों से परिचित करवाऊंगी। वाक्य के भेदों पर विचार करने से पहले मैं आपको वाक्य के अंगों से परिचित करवाऊंगी। वाक्य के 2 अंग होते हैं। फर्स्ट है उद्देश्य और सेकंड है विधेय। उद्देश्य और विधेय, ठीक है। इसके भेदों पर हम चर्चा बाद में करेंगे। फर्स्टली हम किस पर चर्चा करेंगे? उद्देश्य पर और विधेय पर, क्योंकि ये क्या है, ये दोनों वाक्य के अंग है। वाक्य के 2 अंग है, ठीक है। फर्स्ट है हमारा उद्देश्य। उद्देश्य वाक्य में जिसके बारे में बात की जा रही है उसे उद्देश्य कहते हैं। वाक्य में जिसके बारे में बात की जा रही है उसे उद्देश्य कहते हैं। जैसे मैंने बोला कोयल मधुर गाती है। अब इस पूरे वाक्य को आप ध्यान से पढ़ें। कोयल मधुर गाती है, इस पूरे वाक्य में किसके बारे में बात हो रही है? ऑफ कोर्स कोयल के बारे में। तो कोयल क्या है यहाँ पर? उद्देश्य, क्योंकि वाक्य में जिसके बारे में बात हो रही है वो क्या है? उद्देश्य है। सेकंड है शिवांग चित्र बनाता है। कौन चित्र बनाता है? शिवांग। किसके बारे में बात हो रही है? शिवांग के बारे में। तो शिवांग क्या है? हमारा उद्देश्य है। शिवांग क्या है? हमारा उद्देश्य। ये जो अंडरलाइन वर्ड्स है ये क्या है? आपके उद्देश्य है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। रमा खाना पकाती है। कौन खाना पका रही है? रमा। किसकी बात हो रही है? रमा की बात। तो ये रमा क्या है यहाँ पर? उद्देश्य। तो ये है वाक्य का प्रथम अंग, उद्देश्य। सेकंड है विधेय। क्या है? विधेय। वाक्य में उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाए उसे विधेय कहते हैं। वाक्य में उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाए उसे विधेय कहते हैं। अब मैंने आपको बोला कोयल मधुर गाती है। मैंने उस ऊपर वाले वाक्य में बोला था कोयल मधुर गाती है। कौन मधुर गाती है? कोयल। क्योंकि वाक्य में किसके बारे में बात आ रही है? कोयल के बारे में। कोयल क्या है? उद्देश्य। मधुर गाती है। मधुर गाती है क्या है? विधेय। क्योंकि वाक्य में उद्देश्य के बारे में जो कुछ भी कहा जा रहा है। अब कोयल के बारे में क्या कहा जा रहा है यहाँ? कि वो मधुर गाती है। तो मधुर गाती है क्या होगा इसका? विधेय। क्या होगा ये इसका? विधेय। तो ध्यान से समझिए इसे। वाक्य में उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाए उसे हम क्या कहते हैं? विधेय कहते हैं। जैसे तारे आसमान में चमक रहे हैं। तारे आसमान में चमक रहे हैं। अब यहाँ देखो तारे, किसकी बात हो रही है वाक्य में? वाक्य में जिसके बारे में कोई बात की जा रही है उसे हम क्या कहेंगे? उद्देश्य। अब वाक्य में तारों के बारे में बात की जा रही है तो तारे क्या है? हमारे उद्देश्य हैं। क्योंकि वाक्य में तारों के बारे में बात की जा रही है इसलिए तारे क्या है यहाँ पर? उद्देश्य। और आसमान में चमक रहे हैं। तारे क्या कर रहे हैं? आसमान में चमक रहे हैं, इसलिए ये क्या है? विधेय हैं। क्योंकि ये स्वयं अपने उद्देश्य के बारे में बता रहे हैं कि हमारा उद्देश्य ही क्या है? चमकना है। ठीक है। आसमान में चमक रहे हैं तो क्या होगा? ये विधेय। क्या होगा? ये विधेय होगा। क्लियर है सभी को इतना? देखो दोबारा से बता देती हूँ आपको। तारे आसमान में चमक रहे हैं। अब यहाँ देखो वाक्य में जिसके बारे में बात हो रही है उसे हम क्या कहते हैं? उद्देश्य। तारे के बारे में बात हो रही है तो तारे क्या है? उद्देश्य। और वाक्य में उद्देश्य के बारे में जो कुछ बात हो रही है उसे हम क्या कहते हैं? विधेय। जैसे आसमान में चमक रहे हैं तो ये क्या है? विधेय। क्लियर है आप सभी को इतना? यहाँ तारे उद्देश्य है क्योंकि वाक्य में तारों के बारे में बात की जा रही है, और आसमान में चमक रहे हैं ये क्या है? विधेय है, क्योंकि ये स्वयं अपने उद्देश्य के बारे में बता रहे हैं। क्लियर है आप सभी को? आइए ऐसे ही हम अन्य वाक्यों से उद्देश्य और विधेय का अध्ययन करते हैं। उद्देश्य और विधेय का मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स दे रही हूँ, आप मुझे उन एग्जाम्पल्स के बारे में बताइएगा। जैसे फर्स्ट देखिए, सूरज पूरब में निकला। इस वाक्य में उद्देश्य क्या है? ध्यान से सोचिए। जी हाँ, सूरज पूरब में निकला। वाक्य में किसके बारे में बात हो रही है? सूरज के बारे में। तो सूरज क्या है? उद्देश्य है। और उद्देश्य के बारे में जो कुछ बात हो रही है वो क्या है? विधेय है।
ठीक है ना। सूरज क्या है, उद्देश्य, ठीक है। और विधेय क्या है हमारा, पूरब में निकला, ठीक है। तो सूरज पूरब में निकला, इस पूरे वाक्य में सूरज क्या है हमारा, उद्देश्य है, और पूरब में निकला क्या है हमारा, विधेय। समझ आया आप सभी को। सेकंड है हमारा चांद छिप गया है, चांद छिप गया है। अब इस पूरे वाक्य में देखो किसके बारे में बात हो रही है, चांद के बारे में। तो चांद क्या है, उद्देश्य है, चांद क्या है, उद्देश्य है। और उद्देश्य के बारे में बात क्या हो रही है कि वो चांद जो है वो छिप गया है, तो वो क्या है, विधेय। छिप गया है क्या है, विधेय। समझ आया यहाँ तक। बादल घिर आए हैं, नेक्स्ट हमारा वाक्य है बादल घिर आए हैं। अब यहाँ बात हो रही है बादल के घिर आने की, ठीक है। तो किसकी बात हो रही है यहाँ पर, बादल। तो बादल क्या है, उद्देश्य है। और बादल की क्या के बारे में क्या बताया है कि वो बादल घिर आए हैं। तो ये क्या है, घिर आए हैं क्या है यहाँ पर, विधेय। क्या है, घिर आए हैं, विधेय। समझ आया आप सभी को इतना। तो आई होप कि आपने इसको अच्छे से समझा है, ठीक है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है इससे रिलेटेड तो हम अगेन इसे रिपीट कर सकते हैं। फिर भी मैं आपको एक बार दोबारा बता देती हूँ कि उद्देश्य क्या होता है और विधेय क्या होता है। मान लीजिए समनप्रीत आप कक्षा में पढ़ रही हैं, समनप्रीत कक्षा में पढ़ रही है, समनप्रीत कक्षा में पढ़ रही है। वाक्य में उद्देश्य क्या है, समनप्रीत। उद्देश्य क्या है, समनप्रीत, क्योंकि क्या वाक्य में किसके बारे में बात हो रही है, समनप्रीत के बारे में बात हो रही है, तो समनप्रीत क्या है, उद्देश्य है। कक्षा में पढ़ रही है, अब उद्देश्य के बारे में बात क्या हो रही है, यानी कि उद्देश्य कौन था हमारा, समनप्रीत। तो समनप्रीत के बारे में क्या बात हो रही है कि वो कक्षा में पढ़ रही है, तो वो क्या है, विधेय। कक्षा में पढ़ रही है क्या है, विधेय। क्लियर है बेटा। तो आज का हमारा आज हम अपने इस विषय को यहीं पर विराम देते हैं और अपनी अगली कक्षा में हम वाक्य के भेदों पर चर्चा करेंगे। एक बार हम इसे रिवाइज जरूर करेंगे, बट फिर हम क्या करेंगे, हम इस अपने टॉपिक को फिलहाल अभी यहीं पर विराम देते हैं और नेक्स्ट हमारी इस क्लास में हम वाक्य के वर्गीकरण यानी कि वाक्य के भेदों पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद। प्लीज इस वीडियो को देखिए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद।